दोस्तों नमस्कार। आपके परिवार में बच्चे कॉलेज स्कूल जाते होंगे और अगर वो हॉस्टल जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कोचिंग लेने जाते हैं, तो अक्सर आपको उनकी सुरक्षा की चिंता रहती हो। और जब आप ये घटनाएं सुनते हैं कि कोचिंग क्लासेस में, कॉलेजेस में, आईआईटीज, आईएम्स के अंदर बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको भी चिंता होती होगी कि किस तरह का स्ट्रेस बच्चों के ऊपर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस इशू करी है। इसीलिए अगर आप शिक्षा से संबंधित हैं, चाहे आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज चलाते हैं, पढ़ाते हैं, वहां पे एज ए स्टाफ हैं, किसी भी रूप में अगर आप शिक्षा से संबंधित हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। दोस्तों, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। आपने एक विशाखा गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा कि वर्किंग प्लेस पे महिलाओं के साथ छेड़खानी और दुर्व्यवहार होता था। उस पे देश में कानून नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू करी। उसके बाद पॉक्सो कानून हिंदुस्तान में आया। आज बच्चों की मानसिक स्थिति को रोकने के लिए, मानसिक स्थिति पे बुरा प्रभाव ना पड़े, इसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी करी और ये कहा कि गाइडलाइंस तब तक जारी रहेंगी जब तक सरकारें कानून नहीं बना लेती। अब ये गाइडलाइंस क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और ये गाइडलाइंस क्यों आई, संक्षेप में इसकी भी हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 15 गाइडलाइंस हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन समाज के लिए जरूरी है, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है। दोस्तों, एक बच्ची पढ़ती थी बायजूस आकाश इंस्टीट्यूट में विशाखापट्टनम में। उसकी वहां मौत हो जाती है। उसके पिता कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं जानने के लिए कि गलती किसकी थी। इंस्टीट्यूट जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, इसकी तहकीकात हो और इसके लिए जो भी कार्रवाई हो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन हाई कोर्ट में उस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी करी, उसकी चर्चा में आज आपसे करने वाला। ये केस आपके सामने है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम चीजों को डिटेल में नहीं समझेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम उनकी बारीकियों को और उनकी परिस्थितियों को समझने में उतने शायद सक्षम ना हो। अब सवाल इस बात का है कि हम इसमें कहना क्या चाहें। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि जो गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही जिसको हमें समझना पड़ेगा, राइट टू मेंटल हेल्थ। हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुद्दा जोड़ दिया, राइट टू लाइफ के साथ राइट टू मेंटल हेल्थ। आप किसी को हैरेस नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते। अब मुद्दा इस बात का है कि आप ऑफिस में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल में हो, अगर आपको कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, जैसे फिजिकल एब्यूज का एक कानून है, अब मेंटल एब्यूज या मेंटल स्ट्रेस, अवॉइडेबल मेंटल स्ट्रेस अगर हम कह सकें, तो उसके लिए भी अब समाज को सचेत हो जाना चाहिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस जारी करी, आज हम उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि विशाखा गाइडलाइन, दीज गाइडलाइंस नॉर्म सब्सिक्वेंटली फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act of 2013। ये विशाखा गाइडलाइंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट महिलाओं की सुरक्षा पे कदम उठाया था। उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कीपिंग इन व्यू द अबव, in exercise of the power conferred upon the court under Article 32 of the Constitution for the enforcement of fundamental rights। अब ये जब आपने मेंटल हेल्थ को फंडामेंटल राइट्स बना दिया, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि आप नागरिकों के फंडामेंटल राइट को सुनिश्चित करें। इसका मतलब यह है कि मेंटल हेल्थ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी। अब ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं और ये किस आधार पर करी। अब आप कहेंगे कि गाइडलाइंस बनाना या कानून बनाना तो पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र है, बिल्कुल है। लेकिन आर्टिकल 141 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो सुप्रीम कोर्ट को ये परमिशन देता है या एम्पावर करता है कि आप कानून बना सकते हैं। एंड फॉलोइंग गाइडलाइंस शैल रिमेन in force be binding until such appropriate legislation or regulatory framework are enacted by
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये गाइडलाइंस तब तक जारी रहेंगी जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना देती। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए संसद किसी कारण से पार्लियामेंट में इस कानून के ऊपर चर्चा नहीं करती है, तो कोई बात नहीं, तब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कानून का रूप लेंगी और कार्रवाई की जा सकती है। अब ये 15 गाइडलाइंस क्या हैं, उसकी चर्चा मैं अब आपके साथ कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट ए यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पॉलिसी, ड्राइंग क्यू फॉर उम्मीद ड्राफ्ट गाइडलाइन। और जो बाकी सरकार ने कार्रवाई की है, कहा बहुत सिंपल गया है कि अब हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये इंस्टीट्यूशन कौन है? कोई भी जहां पे पढ़ाई होती है। All institutions with 100 or more enrolled students shall appoint and engage at least one qualified counselor, a psychologist or social worker with demonstrable training in the child and adolescent mental health. इसका मतलब यह है कि अगर आपके यहाँ 100 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अगर आपके यहाँ छोटा सा कोचिंग सेंटर भी चल रहा है जहां 100 बच्चे आ रहे हैं, तो आपके लिए गाइडलाइंस लागू है। चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो गांव में है, चाहे वो शहर में है, चाहे आप प्राइवेट कोचिंग कर रहे हैं जहां पे 100 बच्चे आपने एनरोल कर रहे हैं, आपके लिए काउंसलर को रखना मैंडेटरी हो गया है। इस बात को समझना होगा। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल एंश्योर ऑप्टिमल टीचर स्टूडेंट टू काउंसलर रेशो। ये नहीं कि आपके यहाँ 5000 बच्चे और आपने एक काउंसलर रख लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको एक रेशो मेंटेन करना होगा कि 100 के बीच में एक, 200 के बीच में एक। ये बात समझनी होगी, नहीं तो खाना पूरी करने के लिए आप कह देंगे जी हमने तो एक काउंसलर रख लिया है, साइकोलॉजिस्ट हमने अपॉइंट कर लिया, हम उसको महीने का 2-4-5 हजार रुपए दे देते हैं और उससे कागज साइन करा लेते हैं और बाकी कॉलेज में कोई फर्क नहीं आ रहा है। साइडलाइन मतलब कि हमारे यहाँ पे कानूनों को तोड़ने के 50 रास्ते हैं, बहानेबाजी बहुत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रेशो होना चाहिए। अब ये रेशो क्या होगा, ये आने वाले दिनों में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करें। 3 महीने का टाइम दिया गया है कि इन सब मुद्दों पे अब सरकारें रूल बनाएं। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मोर पर्टिकुलरली कोचिंग इंस्टीट्यूशन एंड सेंटर, जैसे आप कोटा में, बिहार में, दिल्ली में, हर जगह जहां पे ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, shall as far as possible refrain from engaging in batch segregation based on academic performance। जैसे वहां होता है ना कि अगर आपके 80% आया तो आप इस बैच में आ जाइए, आप हिंदी मीडियम से तो आप उस बैच में आ जाइए। इस तरह का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दुकानदारियां जो करते हैं कास्टिज्म पे, जहां पे वो सेग्रीगेशन करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, फीस एक्सप्लॉयटेशन के लिए, अब ये दुकानदारी नहीं चलेगी। आपको सबको यूनिफॉर्म ट्रीट करना होगा। Refrain from engaging in batch segregation based on academic performance, public shaming or assignment of academic targets disproportionate to students' capability। जिन्होंने इंटरनल एग्जामिनेशन इवेल्यूशन में मान लीजिए 80% लिए, उनका बैच अलग, जिनके कम आए उनका बैच अलग, क्योंकि फिर फोकस हमेशा 80% पे ये देते हैं, क्योंकि वहां से अगर बच्चे ज्यादा कंपटीशन में पास हो जाएंगे, उनकी अगले साल की मार्केटिंग इंप्रूव होगी, बाकी चीजें होंगी। अब ये दुकानदारी नहीं चलेगी। आपको हर बच्चों को एक सा ही ट्रीट करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है। All educational institutions shall establish a written protocol for immediate referral to the mental health service, local hospitals, suicide prevention helpline, suicide helpline numbers, including telemanas and other services shall be prominently displayed in hostel, classroom, common areas, on website in large and legible print। क्योंकि लार्ज लिखना जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल जैसे इंश्योरेंस के पेपर में लिखा होता है ना, आप पढ़ ही नहीं सकते। जहां भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कोई भी कंपनी ढंग से नहीं लिखती, आप उठा के देख लीजिए। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि जिस जगह पे वो अपनी कंज्यूमर ओरिएंटेड गाइडलाइंस लिखती हैं, उसका लिंक होना चाहिए जो ब्रांड नेम है उसके साइज के साथ, कि इट शुड नॉट बी लेस देन 20% और 30% ऑफ द ब्रांड साइज, ताकि आप ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं तो उतनी ही प्रोपोर्शनेट में आपको कंज्यूमर रिलेटेड गाइडलाइंस को भी प्रमोट करना चाहिए, तभी ट्रांसपेरेंसी आएगी कमर्शियल वर्ल्ड में। लेकिन फॉन्ट साइज होता है 70 और जो कंज्यूमर के लिए इंफॉर्मेशन होती है वो होती है
10 फॉन्ट, 5 फॉन्ट, 6 फॉन्ट जो आप पढ़ भी नहीं सकते। तो ये एक चैलेंज है जिसको भी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है। ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ शैल अंडरगो मैंडेटरी ट्रेनिंग एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ट्रेनिंग तो वो अपने सब्जेक्ट की नहीं देते हैं, तो एडिशनल ट्रेनिंग क्या देंगे? कंडक्ट बाय सर्टिफाइड मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल और साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट एड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वार्निंग एंड रेफरल मैकेनिज्म। और ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड रखना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। All educational institutions shall ensure that all teaching, non-teaching administrative staff are adequately trained to engage with the students from vulnerable and marginalized background in a sensitive, inclusive, and non-discriminatory manner. This shall include, but not be limited to, students belonging to SC, ST, OBC, economically backward or LGBTQ, students with disability, etc. एंड इंटरेक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्जिनलाइजेशन। मतलब आप किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, आप टीचिंग है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, इसकी ट्रेनिंग आपको देनी होगी। इसके अलावा ऑल educational institutions shall establish robust, confidential, and accessible mechanisms for reporting, redressal, and prevention of incidents involving sexual assault, harassment, ragging, bullying, the basis of caste, class, gender, sexual orientation, disability, religion, or ethnicity. Each such institution shall constitute an internal committee. ये इंटरनल कमेटी जैसे पॉक्सो में है। विशाखा गाइडलाइन में यह था कि अगर महिलाओं के साथ किसी तरह का अत्याचार होता है या दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए एक इंटरनल कमेटी होगी, वो मैंडेटरी थी, एंड दैट विल बी हेडेड बाय ए विमेन। और उसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी मैनेजमेंट के लिए। Every such institution shall constitute an internal committee or designated authority empowered to take immediate action on complaint and provide psychosocial support to victims. Institutions shall also maintain zero tolerance for retaliatory action against complaint or whistleblowers. अब अगर आपने शिकायत करी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये डर भी रहता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि अगर आपने शिकायत करी कि आपके यहाँ पे टीचर मेंटल हैरेस कर रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इससे आपको मेंटल स्ट्रेन आ रहा है, अगर आपने शिकायत करी और एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको स्कूल से रेस्टिगेट किया या कॉलेज से निकाला या आपके खिलाफ कार्रवाई करी, अब ये मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा किया जाता है तो ये कानून का उल्लंघन है। साफ साफ कहा गया है, जीरो टॉलरेंस फॉर रिटोलिएटरी एक्शन। अगर आपने कुछ भी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करी तो मैनेजमेंट के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। मेरे को लगता है कि इससे थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आने लगेगा। All educational institutions shall organize a sensitization program for parents and guardians on mental health issues. दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ गार्जियन हैं, कुछ भी हैं, आप एजुकेशन सेक्टर से संबंधित हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको ये गाइडलाइंस पता होना चाहिए, आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू सेंसिटाइज द पेरेंट्स। ये ड्यूटी है इंस्टीट्यूशंस की, उनको आपको बुला के बात करनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। To avoid placing undue academic pressure, to recognize signs of psychological distress and respond empathically and supportively. Mental health literacy, emotional regulation, life skill education, and awareness of institutional support services shall be integrated into students' orientation program and curriculum activities. बच्चों को अब आपको सिखाना होगा कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, ये जरूरी है। ये टीचर को खुद नहीं पता, क्योंकि आज हिंदुस्तान में टीचिंग कौन करता है? जिसको ज्यादातर कहीं नौकरी नहीं मिलती, वो 15, 20, 25 हजार रुपए में जाके नौकरी करना शुरू कर देते हैं। और जितनी प्राइवेट दुकानें चल रही हैं, वो 3-4 जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट है परमानेंट फैकल्टी की, उतनी परमानेंट रखते हैं, बाकी सब टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग हैं। तो स्थिति हिंदुस्तान के एजुकेशन की बहुत खराब है, और ये हमें अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे दिख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल सेट नहीं है। क्योंकि जब टीचर्स में स्किल नहीं है तो बच्चों को वो क्या सिखाएंगे? तो जिसे कहा जाता है ना कि मीडियोक्रेसी ब्रीडिंग मीडियोक्रेसी, अक्षम लोग ही पैदा कर रहे हैं, और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैल मेंटेन anonymously records and prepare an annual report indicating the number of wellness interventions, student referral, training session, mental health activities. This report shall be submitted to the relevant regulatory authority. अब यहां भी रिश्वत चलेगी, फर्जी रिपोर्ट बनेगी, फर्जी रिपोर्ट सबमिट होंगी और पैसा बनाया जाएगा।
इसको इंटरनेट पे क्यों नहीं डाला गया? इंस्टीट्यूट को अपनी सारी रिपोर्ट्स को इंटरनेट पे डालना चाहिए ताकि पेरेंट्स को पता रहे कि वास्तव में हुआ या नहीं, स्टूडेंट्स को पता रहे कि जो हमारा इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है ट्रेनिंग का वो हुआ या नहीं। ये जो सबमिशन है टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज, दिस इज अ सोर्स ऑफ करप्शन। इसकी जगह आना चाहिए ऑल द प्रोग्रेस इन दिस मैटर शुड बी होस्टेड ऑन वेबसाइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक वेबसाइट बनानी चाहिए कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेली बेसिस पे अपडेट करें। अगर आज उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग करी है तो किसने ट्रेनिंग करी, कौन ट्रेनर था, किस सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग थी, इसको आप अपलोड करिए। हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक अकाउंटिंग, वहां अकाउंट एक सिस्टम होना चाहिए और वहां पे जाके अपना वो डेटा अपलोड करते जाए, जैसे हम बाकी जगह कर रहे हैं। चाहे आज हम तेल का डेटा अपडेट करते हैं, शुगर का करते हैं, बाकी जगह का करते हैं, क्या आने वाले दिनों में ही नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम हटाएं, नहीं तो इससे करप्शन होगा। All educational institutions shall prioritize extracurricular activities. Examination patterns shall be periodically reviewed. अब ये चीजें हैं, बच्चों को अगर हम फिजिकल फिटनेस नहीं कराते हैं, स्पोर्ट्स नहीं खिलाते हैं, तो उनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, वो स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हैं या नहीं ले पाते हैं। इसी तरह से जो एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसके कारण बच्चों पे स्ट्रेस आ रहा है, इसको भी रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स अपनी तरह से प्रोग्राम बनाते हैं, कॉलेजेस अपना बनाते हैं, जो अथॉरिटीज हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती हैं, चाहे आईएम्स एंड आईआईटीज हैं, उनके अपने सिस्टम होते हैं। तो इसके ऊपर भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि बच्चों को किस तरह से हम असेस करेंगे। पूरी दुनिया में इस तरह की रट्टेबाजी नहीं होती है और वहां के बच्चे हमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। यहां तक कि मैं भी वियतनाम था दोस्तों, वहां पे मेरे को बताया गया कि जिस तरह से हम बच्चों को रटाते हैं वहां कहीं कुछ नहीं होता, कोई एग्जाम नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती हैं। और 10वीं क्लास का बच्चा इंडिया के कॉलेज स्कूलों में पढ़ा हुआ और 10वीं क्लास का बच्चा वियतनाम के स्कूल का पढ़ा हुआ, अगर आप उसको प्रैक्टिकल चैलेंजेस देते हैं तो वियतनाम के बच्चे हिंदुस्तान के बच्चों से ज्यादा सक्षम हैं। ये मेरे को बताया है हिंदुस्तान के जो लोग वहां रह रहे हैं, भारत के लोग जो वियतनाम में रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि हमारे बच्चे हिंदुस्तान में भी पढ़े हैं, आज यहां भी पढ़ रहे हैं, हम फर्क देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या हम दूसरे देशों से नहीं सीख सकते? हमें ये क्यों गलतफहमी है कि हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है? इस बात को भी समझना होगा। 12वीं गाइडलाइन क्या कहती है? ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कोचिंग सेंटर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शेल प्रोवाइड रेगुलर स्ट्रक्चरल कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज टू स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स और गार्जियंस। ये सब चीजें कहा गया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को करने के लिए। अब इसको मॉनिटर कौन करेगा? एक हॉल में 500 बच्चे बैठा दिए जाएंगे, पेरेंट्स बैठा दिए जाएंगे, एक काउंसलर को कहा होगा आप आधा 1 घंटे का लेक्चर दे दो, उसको 200-500 रुपए दे दिए जाएंगे, खाना पूरी हो गई, काम हो गया, कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई। क्या ये काउंसलिंग है? या इस पे गाइडलाइंस बननी चाहिए? अब ये काम सरकार का है कि कैसे इसको इफेक्टिव गाइडलाइंस बनाए। ऑल रेजिडेंशियल बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग हॉस्टल owners, wardens, caretakers shall take proactive step to ensure that campus shall remain from harassment, bullying, drugs, etc., and thereby ensuring safe and healthy living. अब सवाल इस बात का है कि जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, जहां आजकल ड्रग्स की समस्याएं हो गई हैं, काफी नामी स्कूलों में ड्रग की समस्याएं हैं, पेरेंट्स बोलते नहीं है खुल के और स्कूल इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते क्योंकि उससे उनका ब्रांड खराब हो जाएगा। लेकिन जितने नामी कॉलेजेस और स्कूल हैं, वहां की ड्रग की समस्या पेनिट्रेट कर रही है। आप बच्चों से पूछिए, ऑफ द रिकॉर्ड सब पता लगता है। 14 नंबर, ऑल रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन शेल इंस्टॉल टेम्पर प्रूफ सीलिंग फैंस एंड इक्विवेलेंट सेफ्टी डिवाइसेस। अब बच्चे छत पे जाते हैं, कूद जाते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, और भी कोई चीजें की जाती हैं। अब सुसाइड के रोकने के लिए आपको प्रावधान करने होंगे। ये मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई आदमी सोच ही ले कि उसको मरना है तो रास्ते तो कुछ भी ढूंढ लेगा। अब आप ब्लेड रूम में लाने से कैसे रोकेंगे? इलेक्ट्रिकल शॉक को आप कैसे रोकेंगे? 50 चीजें हैं, लेकिन प्रयास ये है कि एक मैसेज जाएगा कि इतना आसान नहीं हो, और जब काउंसलिंग होगी तो टेंडेंसी ऑफ सुसाइड कम हो जाएगी। और सबसे उन्होंने कहा कि देखिए, ये सिर्फ हम जहां पे कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, हम सिर्फ वहां की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर डिपार्टमेंट को करना होगा। और concerned authorities, namely Department of Education, District Administration, Management of Education, shall ensure the provision of regular career counseling for students and parents. तो हर जगह पे जहां पे भी
बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी। अब इसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, द अबव गाइडलाइंस शैल अप्लाई टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, इट इज नॉट ओनली फ्यू सिटीज, including public and private colleges, universities, training centers, coaching centers, residential academies, hostels, irrespective of their affiliation. प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, पार्टली फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड है, चैरिटी फंडेड है, ट्रस्ट मैनेज्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको करना होगा। We may clarify that these guidelines are not in supersession but in parallel to ongoing work of National Task Force on Mental Health Concern of Students. तो किसी भी तरह की ये गाइडलाइन लिमिट नहीं करती हैं, लेकिन ये मिनिमम है, आप इसके ऊपर और ऐड कर सकते हैं। Directions: all state and union territories as far as practical notify these guidelines within 2 months from the date of judgment, mandating registration, students protection norm, grievance redressal mechanism for all private coaching centers. These rules shall require compliance with the mental health safeguards prescribed therein. और साथ ही गवर्नमेंट ने ये कहा है, और कहा है कि 90 दिन में आप हमें कंप्लायंस एफिडेविट देंगे कि आपने इस पे क्या कार्रवाई करी। तो उम्मीद है दोस्तों, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा एजेंडा शुरू किया है। क्या समाज इसका साथ देगा? क्या हमारा जो समाज है, जैसे हम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग की बात करते हैं, हम RWA की बात करते हैं, क्या अपने आसपास कॉलेजेस स्टूडेंट्स के ऊपर मॉनिटरिंग करके क्या वहाँ ढंग से हो रहा है या नहीं? अगर एक्टिव समाज होगा तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम भी सुधर जाएगा। अब देखना यह है कि अथॉरिटीज कितना सीरियसली इस बात को लेते हैं और समाज कितना सीरियसली लेता है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसका फायदा कितना हुआ। आपको क्या लगता है दोस्तों, और आपकी तरफ से क्या सुझाव हैं इस तरह की गंभीर समस्या को एड्रेस करने के लिए कोर्ट को या सरकार को और क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चे हैं उन सब के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनके टीचर्स और मैनेजमेंट तक ये बात जाए और उनको ये पता रहे कि आज बच्चों को ये जानकारी है, पेरेंट्स को ये जानकारी है गाइडलाइंस क्या है। नहीं तो पेरेंट्स अक्सर इस बात को टीचर्स को ये बोला जाता है कि आप बच्चों को बोलें कि हमने कानून के हिसाब से सब सही कर लिया। अब जब आपको कानून ही नहीं पता होगा तो आप सही क्या कर रहे हैं? वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस वर्बेटिम में आपको बताऊं ताकि कोई आपको मिसलीड ना कर सके। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।